हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। कुहू स्कूल के इंटरनेशनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और हम लोग जो है डायपोल मूवमेंट पढ़ रहे थे। डायपोल मूवमेंट मतलब कि द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। म्यू का मान निकालना हम लोगों ने सीख लिया था। कुछ स्टूडेंट्स को आज क्लास में जब मैं गया था तो वहाँ पर बच्चों ने बोला कि सर हमें द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, किधर से किधर जाती है ना, कैसे निकाला जाता है, तो उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो वो भी मैं सोल्व करा दूंगा आज, ठीक है। फिर से एक बार छोटा सा रिवीजन हो जाएगा आपका। सही बात है, क्वेश्चन ये जो द्विध्रुव आघूर्ण है थोड़ा सा फिजिक्स वाला भी इसके अंदर थोड़ा सा इंक्लूड हो रहा है, इस वजह से बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। जिन्होंने सदिश पढ़े हुए हैं, वेक्टर्स पढ़ रखे हैं, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि एक तरह की ये सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बोला था कि मुझे एक न्यूमेरिकल कराना है, उसके बाद मैं अगला टॉपिक करूंगा, है ना। तो न्यूमेरिकल करा के मैं आपको बताऊंगा कि म्यू की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कैसे करते हैं, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले तो आप एक क्वेश्चन देखो, है ना। ये न्यूमेरिकल मैंने आपको बोला था कि परसेंटेज आयनिक लक्षण वाला जो है एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, और उसके बाद में फिर हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर बच्चों आप ध्यान रखो कि यहां पर हमसे पूछा हुआ है परसेंटेज आयनिक लक्षण, और परसेंटेज आयनिक लक्षण के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था। परसेंटेज आयनिक लक्षण निकालने के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था। वो क्या था? म्यू का प्रायोगिक मान, म्यू का प्रायोगिक मान बटा म्यू का सैद्धांतिक मान, म्यू का प्रायोगिक मान बटा म्यू का सैद्धांतिक मान इंटू 100। यही हम लोगों ने देखा था, ठीक है। अब यहां पर हमें दिया हुआ है प्रायोगिक मान दिया हुआ है, लेकिन मुझे क्या कैलकुलेट करना है अभी भी? म्यू का सैद्धांतिक मान। और म्यू का सैद्धांतिक मान मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? यहां से, क्योंकि म्यू इज इक्वल टू होता है Q इंटू डी। Q यहां पर है आवेश और D है उन आवेशों के बीच में दूरी। Q यहां पर है आवेश और D है उन आवेशों के बीच में दूरी, मतलब कि बंद दूरी। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, एक चीज और क्या ध्यान रखनी है कि यहां पर आपको जो Q है वो दिया हुआ है 4.8 इंटू 10 की घात -10 ESU। ये मैंने आपको बोला था, ये क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक मात्रक होता है, ठीक है। दूसरा यहां पर आपको दिया हुआ है D, और D दिया हुआ है 1.34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ESU के साथ में हम लोगों ने जो यहां पर dy की यूनिट लिखी थी, dy का जो मान लिखा था वो लिखा था ESU इंटू सेंटीमीटर में, जबकि यहां पर दूरी हमें दी हुई है एंगस्ट्रॉम में। तो आपको क्या करना है? इसको सेंटीमीटर में बदलना है। तो 1.34 इंटू 10 की घात -8 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बच्चों? तो ध्यान से देखो कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर अगर सेंटीमीटर में लें तो ये हो जाएगा 10 की घात -8 सेंटीमीटर। तो यहां पर एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया 10 की घात -8। क्लियर? तो ये Q आ गया, ये D आ गया। तो आप आराम से क्या निकाल सकते हो? म्यू का सैद्धांतिक मान निकाल सकते हो। तो यहां पर म्यू का सैद्धांतिक मान क्या आ जाएगा बच्चों? यह आ जाएगा 4.8 इंटू 10 की घात -10 इंटू 1.34 इंटू 10 की घात -8। तो ये आपके पास में निकल के आ जाएगा 4.8 इंटू 1.34 इंटू 10 की घात -18। ये आपके पास में आ जाएगा क्या? म्यू, म्यू का सैद्धांतिक मान, द्विध्रुव आघूर्ण का सैद्धांतिक मान। प्रायोगिक मान जो है आपका, म्यू का प्रायोगिक मान जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 1.08 डिबाई। और मैंने आपको बोला था कि एक डिबाई बराबर कितना होता है? 10 की घात -18 ESU इंटू सेंटीमीटर। चूंकि 1 डिबाई इज इक्वल टू होता है 1 इंटू 10 की घात -18 ESU इंटू सेंटीमीटर। तो यहां पर जो 1.08 इंटू
10 की घात -18 डिवाई आ जाए, सॉरी ESU इंटू सेंटीमीटर आ जाएगा, ESU इंटू सेंटीमीटर आ जाएगा म्यू का प्रायोगिक मान। क्लियर है? अब हमें क्या निकालना है? प्रतिशत आयनिक लक्षण। तो प्रतिशत आयनिक लक्षण बच्चों कैसे निकाला जाएगा? फॉर्मूला आपके सामने है, म्यू का प्रायोगिक मान बटा म्यू का सैद्धांतिक मान। म्यू का प्रायोगिक मान ये निकाल लिया हम लोगों ने, कितना आ रहा है? 1.08 इंटू 10 की घात -18 बटा म्यू का सैद्धांतिक मान ये निकाला हम लोगों ने 4.8 इंटू 1.34 इंटू 10 की घात -18, ठीक है, इंटू 100। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यह आ जाएगा 16.27%। ये इसमें प्रतिशत आयनिक लक्षण की गणना आपके पास में हो जाएगी। यह प्रतिशत आयनिक लक्षण आपके पास में निकल के आ जाएगा बच्चों, ठीक है। फिर से देख लो क्वेश्चन कैसे करना है। म्यू HCl मतलब कि म्यू का सैद्धांतिक मान भी पूछ रहा है। वो क्यों पूछ रहा है? क्योंकि उसने बंद दूरी दे रखी है आवेशों के मध्य। आवेश कितना दे रखा है इसने? 4.8 इंटू 10⁻10 10 की घात -10 ESU। ये रहा डी डिस्टेंस, दोनों के बीच में जो आवेशों के मध्य जो डिस्टेंस है, ये आवेशों का परिमाण लिया गया, मैग्नीट्यूड वो ले लिया। उनके बीच में डिस्टेंस है वो है 1.34 आंगस्ट्रॉम। आंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 की घात -10 होता है, लेकिन सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? 10 की घात -8। क्यों? क्योंकि 1 डिवाई बराबर क्या होता है? 1 डिवाई बराबर होता है 1 इंटू 10 की घात -18 ESU इंटू सेंटीमीटर। तो हमें इसको ESU इंटू सेंटीमीटर बदलना है, तो ये ESU में था, इसको सेंटीमीटर में बदल दिया हम लोगों ने बंद दूरी को। इन दोनों वैल्यू को यहां पे पुट कर दो आप, तो ये म्यू को मान आ जाएगा आपके पास में सैद्धांतिक। तो म्यू सैद्धांतिक ये आ गया आपके पास में, ठीक है। म्यू प्रायोगिक आपको दिया हुआ है, इसको भी आपको किस में कन्वर्ट करना है? ESU इंटू सेंटीमीटर में। ESU इंटू सेंटीमीटर में इसको भी कन्वर्ट कर लिया। अब प्रतिशत आयनिक लक्षण जो है आपके पास में म्यू प्रायोगिक, प्रायोगिक ये रहा, सैद्धांतिक ये निकाल लिया इंटू 100। तो ये जब कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में प्रतिशत आयनिक लक्षण आ जाएंगे 16.27%, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे प्रतिशत आयनिक लक्षण के, वो आपको ऐसे ही कैलकुलेट करने हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना है, ये जो मात्रक दे रखे हैं ना, ये बहुत घुमाते हैं बच्चों, इनमें ध्यान रखना है, ठीक है। मात्रक ही है यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट इन क्वेश्चंस में। और एक ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं क्वेश्चन एग्जाम में कि बच्चा थोड़ा सा माइंड से स्लिप हो उसके हिंट, और वो गायब, और जो गायब होगा ना वो भी ऑप्शन में मिलेगा आपको, ठीक है। जब भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिया जाए और आपको ऐसा लगे कि लड्डू क्वेश्चन है, तो लड्डू क्वेश्चन आपको फिर से चेक करना है, क्योंकि वहां पे कोई ना कोई मिस्टेक होने की चांसेस हैं, इसलिए वो लड्डू क्वेश्चन वहां पे दिया हुआ है। लड्डू क्वेश्चन मतलब कि इजी क्वेश्चन है ना। तो कोई भी इजी क्वेश्चन ऐसे नहीं दिया जाता, इजी क्वेश्चन के पीछे कोई ना कोई राज छिपा होता है। वहां पर राज ही होता है, या तो वहां पर मात्रक का कोई ना कोई दिक्कत होगी, ठीक है, या फिर कोई ना कोई घुमा रखा होगा क्वेश्चन को उसमें। क्लियर है? तो आपको लगेगा, आप क्या करोगे, इसके साथ में इसको गुणा कर दोगे, भाग दे दोगे, आ जाएगा आंसर, लेकिन नहीं आएगा। हर एक मात्रक को आपको चेक करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। हर एक मात्रक को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा आपको, बस उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी है बच्चों। क्लियर है? अब कुछ स्टूडेंट थे जिन्हें प्रॉब्लम आ रही थी, कहां पे, वो आज भी क्लास में बोले कि सर म्यू जो है द्विध्रुव आघूर्ण, इसकी डायरेक्शन नहीं निकल रही, डायरेक्शन समझने में दिक्कत आ रही है। तो एक दो क्वेश्चन मैं करा देता हूं, है ना, म्यू की डायरेक्शन वाले। तो जैसे बात ये थी कि म्यू जो है अगर किसी के लिए 0 है तो वो अध्रुवीय होगा, और अगर म्यू वहां पर किसी के लिए 0 नहीं है तो वो ध्रुवीय होगा, ठीक है। दूसरी बात, म्यू की दिशा हमेशा जो है बच्चों विद्युत धनी से विद्युत ऋणी तत्व की तरफ होती है।
विद्युत धनी से विद्युत ऋणी तत्व की तरफ होती है। दूसरी बात कि अगर वहां पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है तो म्यू की दिशा केंद्रीय परमाणु से एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की तरफ भी होती है। ठीक है, तो म्यू की दिशा दो तरीके से निकाली जाती है। पहली विद्युत धनी से विद्युत ऋणी तत्व की तरफ, दूसरी अगर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है तो केंद्रीय परमाणु से एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की तरफ। ऐसे दिशा निकाली जाती है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, एग्जांपल है आपके पास में OH2, ये हाइड्रोजन, इसमें होते हैं दो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। पानी के अंदर कितना होते हैं बच्चे? दो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब आप देखोगे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा विद्युत ऋणी है, तो ऑक्सीजन ज्यादा विद्युत ऋणी है। तो इसका जो म्यू है, द्विध्रुव आघूर्ण है, वो कुछ इस तरफ जाएगा। किसकी तरफ? ऑक्सीजन की तरफ। इधर का जो म्यू है वो भी किसकी तरफ जाएगा? ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, और इन दोनों की वजह से जो म्यू इधर जा रही है तो इनका रिजल्टेंट ऊपर की तरफ जाएगा। देखो, ये जा रहा है एक वेक्टर, ये जा रहा है एक वेक्टर, तो वेक्टर का रिजल्टेंट परिणाम में जो होगा वो इस तरफ निकलेगा, म्यू आर। तो हमारे यहां पर भी क्या है? इस तरफ निकलेगा। ठीक है, मान लीजिए यहां पर इस तरफ निकल गया ये म्यू आर। अब बच्चों ने ध्यान रखो कि यहां पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी है, तो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की तरफ भी म्यू जाएगा इस तरफ, केंद्रीय परमाणु से एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की तरफ, और केंद्रीय परमाणु से एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की तरफ म्यू इधर भी जाएगा। तो इन दोनों की वजह से ये जुड़ गया। अब इन दोनों की वजह से एक और यहां पर क्या निकलेगा? म्यू निकलेगा। म्यू R2 कर लो उसको, म्यू R1। तो टोटल रिजल्टेंट जो निकलेगा म्यू आर, वो क्या निकलेगा? म्यू R1 प्लस म्यू R2, क्योंकि दोनों ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं। इन दोनों की वजह से भी रिजल्टेंट यहां निकलेगा, इन दोनों की वजह से रिजल्टेंट यहां निकलेगा। तो टोटल रिजल्टेंट यहां पे क्या होगा? जुड़ेगा। इसका मतलब यहां पर द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो कम से कम 0 तो नहीं होगा, है ना? 0 तो नहीं होगा। इसका मतलब वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। और जो 0 के बराबर नहीं होगा तो वो अणु कैसा हो जाएगा? वो अणु हो जाएगा ध्रुवीय। वो अणु हो जाएगा बच्चों ध्रुवीय, ध्यान रखना। तो ये ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु कैसे निकालते हैं? हमें द्विध्रुव आघूर्ण की क्या करनी है? दिशा ज्ञात करनी है। अगर आपने एक बार दिशा ज्ञात कर ली तो आप इजीली उस क्वेश्चन को कर सकते हो। दिशा ज्ञात करने के लिए आपको दो चीजें पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कौन विद्युत धनी है, कौन विद्युत ऋणी है, और तीसरी केंद्रीय परमाणु कौन सा है। तो केंद्रीय परमाणु तो आपको इजीली मैंने बता रखा है पहले भी किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। विद्युत धनी विद्युत ऋणी के लिए मैंने विद्युत ऋणताओं की आपको वैल्यू बता रखी है, वो आपको याद रखनी है। ठीक है, जब आवर्त सारणी पढ़ाई थी, और ये मैंने पढ़ाया है ना, आवर्त सारणी में जो सर छोड़ के गए थे उसके बाद मैंने पढ़ाया था विद्युत ऋणताओं के सबकी वैल्यू मैंने मान वहां पे याद कराए थे। ठीक है, तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता होती है 3.5 और हाइड्रोजन की होती है 2.1। तो 2.1 कम है कि 3.5 कम है? 2.1। तो 2.1 से 3.5 की तरफ क्या होगी? इसकी दिशा होगी। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता होती है 3.5 और हाइड्रोजन की होती है 2.1। ठीक है, फिर से पुराना लेक्चर चल जाओ चाहो तो पीरियोडिक टेबल के, वहां जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से विद्युत ऋणताओं की दिशा हम लोग देखते हैं। तीसरी, चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं। एक और एग्जांपल देखो, जैसे BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, आप लोगों ने इसका हाइब्रिडाइजेशन देखा था, sp2 आया था बच्चों, है ना? और इसकी ज्यामिति जो है वो आई थी त्रिकोणीय समतल। क्या आई थी? त्रिकोणीय समतल इसकी ज्यामिति आई थी। अब आप इसकी ज्यामिति बनाओ, यह है B, यह है B और यह है B, F B F B F।
क्लियर। इसमें अगर आपको यहां पर द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा निकालनी है तो ध्यान रखो, बोरॉन एक तरीके का क्या है, धातु है, और धातु तो किसमें होगी बच्चों, विद्युत धनी होगी, होगी कि नहीं होगी। तो ये विद्युत धनी से विद्युत ऋणी की तरफ हमारा डायपोल मोमेंट जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण जाएगा, यहां पर द्विध्रुव आघूर्ण इधर जाएगा, यहां पर द्विध्रुव आघूर्ण इधर जाएगा। ये दिशाएं हैं तीनों, ठीक है। अब मुझे रिजल्टेंट निकालना है, तीनों का एक साथ रिजल्टेंट नहीं निकाल पाऊंगा मैं, है ना। इसका रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट, तीनों एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये हमें वेक्टर में सिखाया गया होगा फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो मैं क्या करूं, पहले इन दोनों को कैलकुलेट कर लूं। जब मैं इन दोनों को कैलकुलेट करूंगा तो इन दोनों की वजह से जो हमारा म्यू आर है रिजल्टेंट, चलो म्यू आर 1 कर देता हूं उसको, ठीक है। इन दोनों की वजह से म्यू आर जो है इस तरफ निकल रहा है, ठीक है, ये निकल गया। अब इसका इन दोनों को निकालने की वजह से मैंने यहां पे खत्म कर दिया, इन दोनों को खत्म कर दिया, है ना। इनका दोनों का परिणाम मैंने यहां पे लिख दिया, ठीक है, म्यू आर 1। अब एक द्विध्रुव आघूर्ण इधर ऊपर जा रहा है, एक द्विध्रुव आघूर्ण नीचे जा रहा है, मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, एक दूसरे को नष्ट करने की कोशिश करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे भाई, और कैंसिल हो जाएंगे तो यहां पर जो म्यू है आपके पास में, यहां पर जो म्यू आएगा आपको वो आएगा इक्वल टू 0, और इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब ये अणु जो है BF3 ये हो जाएगा अध्रुवीय। तो कोई भी अणु ध्रुवीय कब होगा, अध्रुवीय कब होगा, ये आप किस पे कैसे निकाल सकते हो, उस अणु में आप क्या करो, द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करो। अगर द्विध्रुव आघूर्ण वहां पर 0 है तो वो क्या हो जाएगा, अध्रुवीय, और अगर 0 नहीं है तो वो हो जाएगा ध्रुवीय। क्लियर। जैसे CCl4 या SiCl4 ले लो पहले, सिलिकॉन Si, इधर Cl, इधर Cl, ऊपर Cl, नीचे Cl, sp3 आ रहा था बच्चों ये। इसकी विद्युत ऋणता क्लोरीन की ज्यादा है सिलिकॉन से, इसमें भी क्लोरीन की ज्यादा है, इसमें भी क्लोरीन की ज्यादा है, और इसमें भी क्लोरीन की ज्यादा है, ठीक है। तो आप देखो कि यहां पर ये पूरा का पूरा इधर की साइड जा रहा है द्विध्रुव आघूर्ण, इसमें द्विध्रुव आघूर्ण इस तरफ जा रहा है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। और उसी तरीके से एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, तो ये दोनों भी एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, खत्म करेंगे। तो टोटल मिलाकर अगर मैं यहां पर द्विध्रुव आघूर्ण चेक करूं तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। और 0 के बराबर अगर ये आ गया तो ये अणु हो जाएगा आपके पास में अध्रुवीय, ठीक है। उसी तरीके से आप अगर चेक करो किसको, CCl4 को, कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं बच्चों इसको, है ना। बहुत पढ़ा होगा आप लोगों ने कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में 10th क्लास के अंदर, ठीक है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है उसकी संरचना भी कुछ इस तरीके की होती है, अगर 2D में मैं बात करूं तो द्विवे में संरचना। तो क्लोरीन की जो विद्युत ऋणता है वो कार्बन से ज्यादा होती है, तो विद्युत ऋणता ज्यादा होने की वजह से द्विध्रुव आघूर्ण उसी की तरफ जाएगा, इसमें इधर की साइड जाएगा और इसमें भी इधर की साइड जाएगा। तो फिर से आप चेक करोगे तो यहां पर ये एक दूसरे को खत्म करेंगे, उसी तरीके से ये भी एक दूसरे को खत्म करेंगे, ये वेक्टर क्वांटिटी, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर जो है म्यू यहां पर भी क्या आ जाएगा 0, और 0 आने की वजह से CCl4 भी क्या होता है, एक तरीके से अध्रुवीय होता है। अब अगर मैं अध्रुवीय को अध्रुवीय में घोलूं तो वो क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे, और ध्रुवीय को ध्रुवीय में घोलूं तो वो भी क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे। लेकिन कोई भी ध्रुवीय चीज अध्रुवीय में नहीं घुलेगी और अध्रुवीय चीज ध्रुवीय में नहीं घुलेगी जब तक कि वहां पर दोनों के बीच में हाइड्रोजन बंध नहीं बन जाता। और ये हाइड्रोजन बंध क्या होता है, ये MOT के बाद में, मतलब हम लोग पढ़ेंगे आणविक कक्षक सिद्धांत, उसके बाद में हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, कौन सा कराया था, NH3 का। NH3 में नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो इसमें एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म था ऊपर की तरफ। इस संरचना को हम लोग बोलते थे पिरामिडीय संरचना। यहां पर
अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। ठीक है, तो सारे के सारे परिणामी ऊपर की तरफ ही निकलेंगे, रिजल्टेंट ऊपर जाएगा, और यहां से इधर की साइड में रिजल्टेंट जो है ऊपर की तरफ ही जा रहा है, और एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की तरफ ही यहां पर विद्युत ऋणता जाएगी। ठीक है, और इसका मतलब वहां पर द्विध्रुव आघूर्ण भी ऊपर की तरफ ही जाएगा, तो सब कुछ ऊपर की तरफ ही जा रहा है। इसका मतलब फाइनल जो रिजल्टेंट है आपके पास में जो निकल के आएगा वो म्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगा, और म्यू 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब वो अणु जो है आपके पास में ध्रुवीय है, वो अणु क्या है, ध्रुवीय। ठीक है, तो इस तरीके से ध्रुवीय अध्रुवीय निकालते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको जो है एरोमेटिक यौगिकों का भी करवाया था, डाइक्लोरोबेंजीन वाला, उसी तरीके से आपको एक और क्वेश्चन करा देता हूं मैं। क्लोरीन की जगह इस बार मैंने अल्कोहल ले लिया, यहां पे OH ले लिया है। ये देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो 1 और 4 पर जो नंबर पे होते हैं एक जैसे, तो इनको हम लोग बोलते हैं पेरा पोजीशन। 1,4 इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों पेरा पोजीशन। 1,2 पे अगर ये होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्थो पोजीशन, और 1,3 पर अगर ये होंगे 1, 2, 3 तो इसको हम लोग बोलेंगे मेटा पोजीशन। ये ऑर्थो है 1,2, ये 1,3 मेटा, और ये 1,4 पेरा। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखो तो ऑक्सीजन जो होता है वो कार्बन से ज्यादा विद्युत ऋणी होता है कि नहीं होता। तो यहां से कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ जा रही है तो विद्युत ऋणता ऊपर की तरफ जाएगी, और हाइड्रोजन से भी ऑक्सीजन की तरफ ही आएगी, तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, है ना, फाइनल इसकी बात कर लेता हूं। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, है ना, ऊपर नीचे विपरीत दिशा में दोनों खत्म करेंगे, तो यहां पर म्यू हो जाएगा 0, जबकि यहां पर ऊपर इस तरफ जाएगा, यहां पर इस तरफ जाएगा ऑक्सीजन की तरफ, तो रिजल्टेंट कुछ यहां जुड़ेगा, ये भी इस तरफ जाएगा, ये भी इस तरफ जाएगा, तो रिजल्टेंट कुछ इस तरफ यहां पर जुड़ेगा। ठीक है, कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा इन दोनों से बात की बात है ना, उसकी बात भी हम लोग करेंगे जब क्वेश्चन करेंगे सारे। लेकिन अभी के लिए ये दोनों का जो म्यू है द्विध्रुव आघूर्ण है वो 0 के बराबर नहीं। इसका मतलब ये जो पेरा पोजीशन वाले हैं ये तो हो जाएंगे आपके पास में अध्रुवीय, ये तो आपके पास में हो जाएंगे अध्रुवीय, और ये दोनों आपके पास में होंगे ध्रुवीय, जिनका म्यू 0 के बराबर नहीं है, द्विध्रुव आघूर्ण 0 के बराबर नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि दिशा किस तरीके से ज्ञात की जाती है द्विध्रुव आघूर्ण की। तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़ो बच्चों उस चीज को, है ना, लेक्चर को देखो, अगर एक बार समझ नहीं आता दूसरी बार देख लो, क्या छोटे हो जाओगे आप लोग, है ना, एक बार में समझ में नहीं आती है चीजें, दूसरी बार देख लो, है ना। यही चीज मैंने कल बताई थी, अब मैं कल भी निभा के आया था, आज भी निभा के आया हूं, है ना, तो वैसे बताई थी जैसे कल बताई है। तो आपको कल बिल्कुल ऐसे के एज इट इज मैंने बताई थी, आज फिर से वही बता रहा हूं। हो सकता है कल स्पीड ज्यादा थी, आज स्पीड स्लो है, लेकिन आप अगर एक लेक्चर आपको एक बार देखने पर समझ में नहीं आता तो दूसरी बार देख लो उस पॉइंट को, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। अब उस टाइम की वजह से मेरा एक पूरा लेक्चर खराब हो गया आपकी वजह से। ठीक है, आगे देखो, जो अगला टॉपिक जो हमारा आएगा वो आएगा आणविक कक्षक सिद्धांत। आणविक कक्षक सिद्धांत, इसको इंग्लिश में बोला जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोला जाता है MOT। ये हेडिंग आप लोग लगा लो, जो हमारा अगला टॉपिक है वो यही है, आणविक कक्षक सिद्धांत, है ना। पहली बात तो आणविक कक्षक सिद्धांत किसने दिया, आणविक कक्षक सिद्धांत दिया हुंड एवं मुलिकन, दो महानुभाव थे साइंटिस्ट। मुलिकन ने मिलकर यह सिद्धांत प्रतिपादित किया, यह सिद्धांत प्रतिपादित किया। और इनको यह सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि
कुछ अणुओं के बारे में संयुक्ता बंध सिद्धांत अच्छी तरीके से नहीं बता पाया और उन अणुओं की वजह से ही इन दोनों साइंटिस्ट को ये आणविक कक्षक सिद्धांत बनाना पड़ा। ठीक है, वो अणु कौन था? संयुक्ता बंध सिद्धांत के अनुसार, कल इसको पूरा डिफाइन करूंगा मैं, आज सिर्फ आप ये देख लो कि जरूरत क्यों पड़ी। संयुक्ता बंध सिद्धांत मतलब कि वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, शॉर्ट में हम लोग इसको वीबीटी बोलते थे। संयुक्ता बंध सिद्धांत के अनुसार O2 अणु जो है वो अनुचुंबकीय होता है, जबकि यह प्रतिचुंबकीय होता है। बस इसी की वजह से यहां पे लड़ाई शुरू हो गई हुंड और मोलिकन की वजह से, और इन्होंने क्या करा, एक नया सिद्धांत बना दिया, और वो नया सिद्धांत क्या था? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब अगले लेक्चर में मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा फिर से, आज तो सिर्फ मैंने हेडिंग लगवाई है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये अगला टॉपिक रहेगा हमारा। और आपको ध्यान से इस पूरे टॉपिक को पढ़ना है, ये कम से कम 4 दिन चलेगा। सारे क्वेश्चन वगैरह जेई मेंस नीट लेवल तक के सब इसमें होंगे आपके। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बंद मापदंड के क्वेश्चन भी जुड़ जाते हैं, जो हम लोगों ने अभी थोड़े दिन पहले पढ़े। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।